सूझबूझ। तो फिर क्या कहते हो, कैसे खबर दी जाए? कहना क्या है, टेलीफोन करते हैं। नहीं, हम इस बार टेलीफोन नहीं करेंगे। क्यों? पिछली बार की बात याद करो, इसी टेलीफोन के कारण पुलिस को सब पता चल गया था। तो फिर क्या करना है, तुम ही बताओ। इस बार हम फिरौती के लिए चिट्ठी भेजेंगे, जिसे बाकी साथियों ने भी स्वीकार कर लिया। पूरे 48 घंटे बीत चुके थे। शहर के जाने माने नागरिक डॉक्टर दीपक प्रकाश के दोनों बच्चे लापता थे। सारा शहर इस घटना से सन्न था। अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। पुलिस व प्रशासन की पूरी मशीनरी सतर्कता के साथ गोपनीय तरीके से उन्हें ढूंढने में लगी थी, पर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। शक की सुई बार बार अपहरण की ओर घूम जाती, पर उसका भी कोई ठोस आधार नहीं था। फिरौती वसूलने के लिए अभी तक कोई भी संदेश नहीं मिला था, न कोई खत, न फोन। परिवार वाले बेहद चिंतित थे और डॉक्टर प्रकाश की पत्नी तो तब से लगभग बेहोशी की हालत में ही थी। उधर 12 वर्षीय निखिल एवं 8 वर्षीय निकिता घर से दूर उन चारों अपहरणकर्ताओं के साथ दहशत की साए में पूरे 2 दिन बिता चुके थे। शुरू में निखिल एकदम सकते की हालत में था और नन्ही निकिता धारों धार रोती रही थी। पर इधर कुछ समय से निखिल ने बड़ा होने की वजह से न केवल अपने को संभाला था, बल्कि बड़ी समझदारी से निकिता को भी ढाढ़स बंधा रहा था। दोनों को इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि वे जिस छोटी सी कोठरी में बंद है वह आखिर कौन सी जगह पर है। उन्हें तो बस इतना पता था कि कुछ लोग उन्हें पैसे के लालच में उठाकर यहाँ ले आए हैं। शुरू से अब तक वे लोग पैसा वसूलने की अपनी योजना में कई बार रद्दोबदल कर चुके हैं, पर इस बार शाम को पत्र भेजकर फिरौती की मांग वाली योजना के बारे में सुनकर निखिल को विश्वास हो गया कि आज उनके घर फिरौती की रकम के लिए चिट्ठी अवश्य पहुंच जाएगी। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ उसका हल ढूंढकर ही उससे पार पाया जा सकता है, ऐसा निखिल ने कभी कहीं सुना था। उसे लगा कि आज इस कथन को आजमाने का समय आ गया है। पिछले 2 दिनों में वह देख चुका था कि केवल रोने व घबराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अतः वह अपने को संयत कर पूरी तरह से इस बारे में सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। इसी उधेड़-बुन में काफी समय बीत गया, पर निखिल जानता था कि यह समय उसने बेकार नहीं गंवाया है। इस बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए जो योजना सोची थी, उस पर अमल करने की भी उसे अब जल्दी थी। इसी सिलसिले में उसने निक्कर की जेब में पड़ा हुआ 10 रुपये का अपना इकलौता नोट हाथ डालकर निकाला और फिर दोनों हाथों से फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अरे अरे, यह क्या किया भैया? उसे नोट फाड़ते देख निकिता चौंक उठी। उसकी आवाज शायद कुछ ऊंची हो गई थी, इसीलिए निखिल ने फुर्ती के साथ होठों पर अंगुली रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया। देखती जाओ चुपचाप, और देखो जब मैं इशारा करूं तो खूब जोर जोर से रोने लगना। चुप मत होना, और हाँ, मेरे चुप कराते ही एकदम चुप हो जाना, ठीक है? और निकिता के हामी भरने पर मानो वह अपनी योजना की सफलता से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। इसी बीच दोपहर के खाने का समय हो गया। दोनों बच्चे जानते थे कि अब कोठरी के किवाड़ खुलेंगे, फिर रोज की तरह उनके आगे एक थाली सरका दी जाएगी। थाली में जो होगा वह भी उन्हें पता था। एक प्लेट में 4 रोटी, दाल और थोड़ी सी चावलों पर रखे प्याज के कुछ टुकड़े। बस इस बार जैसे ही थाली रखकर
कोठरी का दरवाजा वापस बंद हुआ। निखिल ने फुर्ती से कागज की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे हुए नोट को उससे जोड़ दिया। इसके बाद उसने प्याज को कुचलकर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कबाड़े में से माचिस की पुरानी तीली ढूंढकर उसके सहारे नोट के सफेद भाग पर उस रस से कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए एक ओर रख दिया। इस बीच काफी समय तक बाहर वाली कोठरी से खाने पीने के साथ की जाने वाली चख चख की आवाजें आती रहीं और फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। अंधेरा होने से थोड़ा पहले चारों अपहरणकर्ताओं ने बैठकर निखिल से अपने माँ बाप के नाम पत्र लिखवाया, जिसमें इन दोनों को अपनी कैद से छोड़ने के बदले में 15 लाख रुपयों की मांग की गई थी। चिट्ठी लिखने के दौरान ही निखिल के इशारे पर निकिता ने रोना शुरू कर दिया। जब कोई बदमाश उससे रोने का कारण पूछता या चुप हो जाने को कहता, वह उतनी ही अधिक जोर से रोने लगती। अंत में निखिल ने उन लोगों को बताया कि निकिता ने अपनी सहेली मीता से 10 रुपये लिए थे। शाम तक उन्हें लौटाने का वादा किया था। अगर आज शाम तक मीता को रुपये नहीं मिले तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे। इसलिए निकिता चाहती है कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग 10 रुपये का यह नोट भी साथ में रख दें और पत्र में लिख दें कि इसे मीता को दे दिया जाए। बदमाशों ने इस बात में कोई आपत्ति नहीं की। तब निखिल के कहने पर निकिता ने रोना बंद कर दिया। इस तरह फिरौती का पत्र इस जुड़े नोट के साथ सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठी के बरामदे तक पहुंच गया। आश्चर्य! उसी दिन शाम होते होते चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो वहां उत्सव सा माहौल था। उनकी रिहाई की खबर न केवल घर तक बल्कि पूरे शहर में और यहाँ तक कि टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी थी। सब लोग इस घटना का रहस्य जानने को उत्सुक थे। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी देव प्रताप ने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया, हमारी सफलता में निखिल की प्रमुख भूमिका रही। सहायक बना उसका सहपाठी गुरमीत, जिसे सब प्यार से मीत नाम से पुकारते हैं। पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रूप के उल्लेख के बावजूद तीव्र बुद्धि मीत समझ गया था कि उसके लिए निखिल ने कोई गुप्त संदेश अवश्य भेजा है। प्याज के रस से मैंने जो संदेश लिखा उसके बारे में तो मैं जानता था कि मीत मेरा इशारा समझ जाएगा, पर नोट को फाड़कर जोड़ने की बात मेरे दिमाग में इसलिए आई थी ताकि अपराधियों में से कोई भी धोखे से इस नोट को उपयोग में न ला सके। मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने यह दिखा दिया कि विज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में परिस्थितियों के अनुसार यदि अपनी सूझबूझ से स्वयं कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों में फंसे इंसान को भी बिना कोई हानि उठाए बड़ी सरलता से उससे निजात मिल सकती है। यह कहते हुए जब निखिल और गुरमीत की प्रिंसिपल साहिबा ने उनकी पीठ थपथपाई तो एक बार वहाँ का पूरा माहौल ही मानो उन दोनों छात्रों की सूझबूझ के प्रति पूरी तरह नतमस्तक हो गया।